नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्धसत्य। वो राज्य जो दुनिया भर में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला की भूमि का गौरव लिए हुए है, जिसको इतिहास अर्थशास्त्र की रचना करने वाले महान नीतिज्ञ चाणक्य की धरती कहता है, जो संस्कृत की सर्वोत्तम रचना कादम्बरी के लेखक वाणभट्ट, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि, दुनिया के पहले सर्जन माने जाने वाले सुश्रुत, संसार में महान ग्रंथ के रूप में स्थापित कामसूत्र के लेखक वात्सायन, महान गणितज्ञों में एक आर्यभट्ट, ऐसे विलक्षण प्रतिभा पैदा करने वाले राज्य के रूप में प्रतिष्ठित है उस बिहार। जी हाँ, उसी गौरवशाली, कीर्ति संपन्न, ज्ञान संपन्न बिहार की शिक्षा की आज की कहानी में आपको सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी भी इतिहास याद रखेगा, लेकिन ये कोई गौरव गाथा नहीं बल्कि पतन कथा है। ये बिहार की प्रतिष्ठा प्रसिद्धि नहीं बल्कि कलंक कथा है। ये नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की कीर्ति पताका नहीं बल्कि पतन के गर्त में गिरे विश्वविद्यालयों की घृणास्पद घटनाओं की अनंत कथा है। षड्यंत्र, षड्यंत्र, खुली लूट और कानून की धज्जियां उड़ाने के खुल्लम खुल्ला खेल का गढ़ हो गए हैं बिहार के विश्वविद्यालय। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं शिक्षा के इस कलयुग कथा की शुरुआत कहां से करूं, क्योंकि ये हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह लूट और लुटेरों की कभी खत्म नहीं होने वाली कहानियों का सिलसिला सा है। मगर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी, तो आइए करते हैं। ये हैं बोध गया के मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह। वाइस चांसलर होने के नाते विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई का स्तर, सेशन ठीक रखने के साथ साथ यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा बढ़े, ये सारा जिम्मा इन्हीं के ऊपर है। लेकिन इनके यहाँ बिहार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट को छापा मारना पड़ा। छापा यूनिवर्सिटी में इनके दफ्तर, आवास और गोरखपुर में जो इनका मकान है उस पर एक साथ पड़ा। गोरखपुर वाले पुश्तैनी घर की जब अलमारियां खोली गईं तो नोटों की गड्डियां भरभरा कर गिरने लगी। अधिकारियों ने सोचा कि पहले हाथ से गिन लेते हैं, इतना ही पैसा होगा। लेकिन नोट इतना था कि आखिरकार मशीन मंगानी पड़ी। जानते हैं कितना था? 2 करोड़। जी हां, एक वाइस चांसलर के घर से 2 करोड़ कैश की बरामदगी हुई। 1 किलो सोने के जेवर और 1 करोड़ की अचल संपत्ति के दस्तावेज भी वहीं से मिले। ये जो दस्तावेज मिले वो सारे उन संपत्तियों की खरीद के थे जो वीसी साहब ने पिछले 3 साल में ली थी। और वीसी कब से हैं? 3 साल से। आरपी सिंह ने इन 3 वर्षों में 30 करोड़ रुपए की तो कॉपी और किताबें खरीदी। जरूरत है या नहीं, बस खरीद लो। और उस ठेकेदार को काम दिया जो उनका पुराना और चहेता है। 30 करोड़ के इस पूरे ठेके में उन्होंने कभी टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया। यूनिवर्सिटी के लिए जितनी भी चीजें खरीदी गईं उसके पेपर्स होने तो चाहिए वीसी के चैम्बर या विश्वविद्यालय कार्यालय में, लेकिन मिले कहां? घर से। अब इनकी दूसरी करतूत सुनिए। छापेमारी में जो स्पेशल विजिलेंस टीम को डॉक्यूमेंट्स मिले उससे एक और राज का पता चला। वो ये कि यूनिवर्सिटी में 47 गार्ड काम कर रहे हैं, मगर सैलरी निकाली जा रही है 86 गार्ड की। अब ये बताइए कि 39 गार्ड की सैलरी की एक तरह से लूट ही तो की जा रही थी। एक गार्ड का वेतन अगर मैंने 15,000 मान लिया तो 39 गार्ड का हर महीने का 5,85,000 रुपये वेतन बनता है। यानी हर साल 70,20,000 तो यही बनता है। ये साहब यानी कि आरपी सिंह इससे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय और गोरखपुर के दीनदयाल विश्वविद्यालय के वीसी भी रह चुके। जब मगध विश्वविद्यालय में इन्होंने इतना कुछ कूटा पीटा है तो उन दोनों यूनिवर्सिटीज में भी कितना लूटा खसूटा होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। जांच तो उन विश्वविद्यालयों में भी जो कुछ इनके कार्यकाल में हुआ उसकी होनी चाहिए, कुछ की हो रही है, क्योंकि बेईमानी और अपराध आदमी की प्रवृत्ति में होते हैं। ये जीवन की आकस्मिक घटनाएं नहीं होते। बेईमान आदमी कहीं भी रहेगा, बेईमानी से बाज आएगा ही नहीं। कहा यह जा रहा है कि जब आरपी सिंह के घर पर छापा मारना था तो एसवीयू यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एडीजी नैयर हसनैन खान अपनी टीम के साथ कई दिनों तक तैयारी करते रहे। और जब रेड चलने लगी तो विजिलेंस के हेडक्वार्टर्स में अफसरों की टीम रात भर जागती रही और तमाम छापेमारियों पर नजर बनाए हुए थी।
जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें आरपी सिंह के साथ उनके पीए सुबोध कुमार से लेकर लखनऊ के मेसस पूर्वा ग्राफिक्स एंड ऑफसेट और मेसस एक्सलिकेट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक तक शामिल हैं। जांच चल रही है और आगे कई छापों की तैयारी भी। यकीन मानिए, ये जितना मिला है और दिख रहा है वो सिर्फ 5-10% ही होगा पूरे घोटाले का। अब आपको मैं दरभंगा लेकर चलता हूं। ये सुरेंद्र प्रसाद सिंह हैं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके खिलाफ जांच करने की सिफारिश खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की है। मामला क्या है वो सुनिए। पटना के मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर कद्दूस ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और यह आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में कर्मचारी और कॉपी के फर्जी भुगतान के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रोफेसर कद्दूस ने अपनी चिट्ठी में 2 मोबाइल नंबर का जिक्र किया है और कहा है कि लखनऊ के अतुल श्रीवास्तव, नाम याद रखिए, अतुल श्रीवास्तव नाम का आदमी इन नंबरों से फोन कर कहता है कि वो राजभवन का करीबी है, पेमेंट करा दिया जाए। अब ये पेमेंट क्या है इसको समझिए। इस साल अगस्त 19 को पटना के रिद्धि सिद्धि आउटसोर्सिंग एजेंसी को 45 मैन पावर सप्लाई करने का टेंडर फाइनल किया गया। एजेंसी ने अपनी तरफ से जो बिल भेजा वो 80 मैन पावर का भेजा, यानी कि 25 ऐसे लोगों का भुगतान करने को कहा गया या उसका बिल भेजा गया जिनसे आपने काम लिया ही नहीं। प्रोफेसर कद्दूस ने इस मामले में का जो जिक्र किया उसको उन्होंने अपनी चिट्ठी में रखा है और ये भी लिखा है कि पहले जो कॉपी 7 रुपए की रेट पर लखनऊ के वीके ट्रेडर्स के यहाँ से छपती थी उसका रेट बढ़ाकर 16 रुपए प्रति कॉपी कर दिया गया है, यानी 9 रुपए ज्यादा, यानी 125% अधिक। एक ही बार में 1,60,000 कॉपी का ऑर्डर दिया गया। अगर 16 रुपए के हिसाब से देखें तो 25,60,000 की कॉपी का ऑर्डर दिया गया, लेकिन जब बिल आया तो 28 लाख रुपए का था, यानी कि 7 रुपए कॉपी के रेट को पहले 16 रुपए किया गया, उसके बाद एक साथ 1,60,000 कॉपी का ऑर्डर दिया गया और जब बिल आया तो उसमें भी 2,40,000 अतिरिक्त जोड़ करके भेज दिया गया। पुराना वाला कलकत्ता के पार्टी ने छापा था, नया वाला लखनऊ के पार्टी ने छाप रहा। और आउटसोर्स में पहले वाली जो आउटसोर्सिंग एक्स वीडियो कंपनी जो पटना की है वो अपनी सर्विस चार्ज में 5% चार्ज करता था और जो पूर्व वीसी ने जिसको अपॉइंट किया आउटसोर्सिंग में तो वो 14 से 20% का उसने मार्जिन रखा है सर्विस चार्ज में, जहाँ पर 9% यहाँ भी बढ़ जाएगा। इसका भुगतान का जब मेरे सामने फाइल आई तो मैंने इस पर गहन अध्ययन करने के बाद इसका भुगतान एक का भुगतान तो मैंने रोक दिया मैन पावर वाला, और दूसरे का भुगतान इसलिए मैंने किया क्योंकि वहाँ हमारी यहाँ परीक्षाएं चल रही थी और उत्तर पुस्तिकाओं की आवश्यकता भी थी और उत्तर पुस्तिका जब तक नहीं रहती तो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं बाधित हो सकती थी। तो मैंने देखा कि पूर्व कुलपति इस पर एक करार कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि बाद में इसको देखा जाएगा, पहले कॉपी का डिलीवरी ले लिया जाए और उसके बाद फिर उसका भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। लेकिन मैंने देखा कि इसका जीएसएम का निर्धारण अभी नहीं हुआ। जीएसएम कहते हैं उस चीज़ को कि कॉपी की प्रिंटिंग, कॉपी का कागज़, कॉपी की क्वालिटी और इसकी जो मोटाई होती है उसका मापदंड का एक तरीका, उसको जीएसएम का कार्रवाई कहते हैं। और जीएसएम की कार्रवाई नहीं होने के कारण मैंने कहा कि इसके टोटल 28 लाख रुपए में से 20% काट के भुगतान कर दिया जाए। जब जीएसएम सही पाया जाएगा तो फिर उसके 6 लाख निर्गत किए जाएंगे, और नहीं सही पाया जाएगा तो 6 लाख को रोक दिया जाएगा। अब तक जो जितने भी पेमेंट हुए हैं वो 6 करोड़ के से अधिक ही का आप मान लीजिए उसको, क्योंकि उसमें 23 कर्मचारी ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर नियुक्त हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्चुअल की फाइल मेरे पास आई उसमें 23 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हैं, 23। तो मैंने पूछा कि ये बहाली का आदेश आपको किससे मिला और बहाली का आदेश जिसने दिया वो कितने लोगों को रखने के लिए दिया, इसका जवाब मेरे पास आज तक नहीं आया। अब आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपने कहीं भी ऐसी अंधेरगर्दी देखी है क्या? कहीं कोई नियम, कानून, ईमान, धर्म, नीति, नियत कुछ दिख रहा है? और जानते हैं ये सब किसने किया?
उसी प्रोफेसर एसपी सिंह ने, जिनकी फोटो मैंने आपको पहले दिखाई थी और जो दरभंगा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, वे प्रोफेसर कद्दूस से पहले मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय का अतिरिक्त काम भी देख रहे थे। प्रोफेसर कद्दूस ने कहा कि चूंकि परीक्षा की तारीख का ऐलान हो चुका था, इसलिए मजबूरी में 22 लाख का पेमेंट तो कर दिया, लेकिन नियम कायदों में गड़बड़ी के चलते 6 लाख का पेमेंट रोक दिया था। इस पेमेंट को रिलीज कराने के लिए राजभवन से प्रोफेसर कद्दूस को विजय सिंह नाम का एक व्यक्ति फोन करता है। यानी कि मैन पावर में धांधली से जुड़े पेमेंट के लिए अतुल श्रीवास्तव ने फोन किया और कॉपी की छपाई की धांधली में 6 लाख की रकम जो फंसी हुई थी, उसके लिए विजय सिंह ने फोन किया। ये दो नाम आप याद रखिएगा, आगे भी इनका जिक्र आएगा। मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में बतौर प्रभारी कुलपति और भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे एसपी सिंह जिस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी हैं, वहां भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। एक आरोप उर्दू, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और जूलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ टीचर्स को प्रमोट करने का है। यूनिवर्सिटी में काम करने का एक नियम होता है। वीसी शैक्षणिक मामलों का मुखिया होता है, यानी पढ़ाई लिखाई, सेशन, सिलेबस पर उसका नियंत्रण होता है। लेकिन जो आर्थिक और प्रशासनिक मामले होते हैं, उससे जुड़े फैसले होते हैं, उसके लिए सेनेट सिंडिकेट के अप्रूवल की जरूरत होती है। आप यूं समझिए कि जैसे प्रधानमंत्री उसकी कैबिनेट होती है, वैसे ही वीसी और उसका सेनेट होता है। प्रमोशन का मामला एडमिनिस्ट्रेटिव है। नियम कहता है कि जब आपको किसी को प्रमोट करना होगा तो सिंडिकेट सेनेट की बैठक होगी, राज्य सरकार का जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है वो उस बैठक में मौजूद होगा और जो सहमति तैयार होगी उसी के आधार पर फैसला होगा। लेकिन वीसी एसपी सिंह ने वो सारे प्रमोशन जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया, इस आधार पर कर दिए कि आने वाले समय में सिंडिकेट की बैठक में मंजूरी ले ली जाएगी। प्रमोशन के 3 महीने हो गए हैं, लेकिन सिंडिकेट की बैठक नहीं हुई। वैसे सच ये है कि पिछले 1 साल में मिथिला यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक नहीं हुई और नियम ये कहता है कि हर महीने यह बैठक होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या है कि हर कायदे को ताक पर रखते हुए इस तरह से आपने प्रमोशन दिए वीसी एसपी सिंह साहब? इतने बेधड़क, बेलगाम, बेफिक्र और बेपरवाह आप किसके संरक्षण में हैं? वैसे संगीन मामला तो एक और है। मिथिला यूनिवर्सिटी के एग्जाम फंड अकाउंट से, अकाउंट नंबर बोल रहा हूं, नोट कीजिएगा, 0108032100000090। इस अकाउंट से 5,55,13,319 रुपए ट्रांसफर किए गए 12 मार्च 2021 को। एमए कुमार का पता है 127 साकेत विहार, खुर्रम नगर, लखनऊ। पिन कोड है 226022। ये एम.ए. कुमार नामक शख्स है कौन? आखिर उसको विश्वविद्यालय के खाताओं से इतना करोड़ों रुपया कैसे हस्तांतरण किया गया, जबकि उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ के विश्वविद्यालय में? न उसको कोई काम से, न कोई टेंडर से किसी से लेना देना है। ये सीधे गबन का मामला है और ये अन्य विश्वविद्यालयों में भी हुआ है, जो गहन जांच के बाद ही पता चलेगा, जो अरबों में जाएगा। ये जो रोहित कुमार कह रहे हैं कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में घपले घोटाले चल रहे हैं, ये बात एकदम 100% सच है। मैं उस तरफ भी आपको लेकर चलूंगा, लेकिन पहले दरभंगा का मामला निपटा लेते हैं। एसपी सिंह को दरभंगा में वीसी हुए साल भर हुआ और इनको पटना, मुंगेर, पूर्णिया जैसे 4-5 विश्वविद्यालयों में वीसी की सर्च कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। कई दूसरी यूनिवर्सिटीज का अतिरिक्त प्रभार भी इनको दिया गया। जबकि रोहित कुमार जैसे लोग जो मिथिला यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके मुताबिक एसपी सिंह वीसी बनने की भी आवश्यक योग्यता नहीं रखते। फिर राज्यपाल ने उनको बनाया कैसे? मिथिला यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, ये प्रोफेसर है ही नहीं। अगर ये प्रोफेसर हैं तो अपना प्रोफेसर में, एसोसिएट प्रोफेसर से जो प्रोफेसर में इनकी पदोन्नति हुई है, वो पब्लिक डोमेन में डाल दे। उसके बाद ये हसनगंज पुलिस स्टेशन में इनके विरुद्ध 420 धोखाधड़ी एवं अन्य आपराधिक धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। फिर इन्होंने कुलपति के अप्लाई के टाइम में जब इंटरएक्शन के लिए जब इनको निमंत्रण दिया गया, ये ऑनलाइन अप्लाई किए थे कि नहीं किए थे समय सीमा की अवधि में, ये भी जांच का विषय है। मैंने आरटीआई से इन बिंदुओं पर सूचना की मांग की, लेकिन
राजभवन ने अभी तक कोई भी सूचना नहीं दिया। ठीक है, कहा कि ये गोपनीय सूचना है। आखिर किसी के प्रोफेसर हैं, उनसे संबंधित जो अधिसूचना है वो गोपनीय कैसे हो सकता है? वो तो पब्लिक डोमेन में है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत स्व प्रेरणा से सुमोटो राजभवन के और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के साइट पे होना चाहिए। साइट पर होना तो चाहिए, लेकिन नहीं है, चल रहा है। सवाल तो है साहब। वैसे एसपी सिंह के ऊपर पहला सवाल दरभंगा के स्थानीय बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने उठाया। उन्होंने 2.5 करोड़ के एक टेंडर में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब एक और बात समझिए, वीसी और विश्वविद्यालय के फैसले को लेकर नोटिफिकेशन जारी करता है रजिस्ट्रार। मिथिला विश्वविद्यालय में जो रजिस्ट्रार हैं मुश्ताक अहमद, उनके नाम भी ऐसी कई प्रसिद्धियां हैं। वे 2016 में जब दरभंगा के मिल्लत कॉलेज के प्रिंसिपल थे तो विमेंस हॉस्टल और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने के लिए 45 लाख रुपए का बजट बना। ये पैसा निकला तो जरूर, लेकिन ना महिला छात्रावास बना और ना कॉन्फ्रेंस हॉल। ऐसे ही क्रिकेट की ग्रास पिच बनाने के लिए 8 लाख रुपए जारी हुए। पैसा तो चला गया, लेकिन पिच भी कागज पर ही रही। हवा में लाखों लाख डकार जाने वाले मुश्ताक साल भर सस्पेंड भी रहे। मिल्लत कॉलेज के बाद जब मारवाड़ी कॉलेज गए तो वहां भी उनके कुछ ऐसे कारनामे रहे कि उन पर जांच बिठानी पड़ी। वही मुश्ताक अहमद अब मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं और एसपी सिंह वीसी। क्या शानदार जोड़ी है। कुलपति लगातार विश्वविद्यालय में अपने करीबियों को, अपने संपर्क के लोगों को टेंडर दे करके विश्वविद्यालयों को के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। ज्यादातर जो काम हुए हैं वो लखनऊ और गोरखपुर के जो लोग हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ वो कोई भी ऐसा काम विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है जिसमें पैसा का लेन देन नहीं हो। तो कुलपति जिन पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज है, लखनऊ कुलपति रहते हुए बहुत संगीन आरोप है, ऐसे लोगों को बिहार में कुलपति बना दिया गया। जो भ्रष्टाचारी आरोप है, ऐसे कुल सचिव हैं, तो ऐसे कुलपति और कुल सचिव को मिथिलांचल और बिहार के छात्र, नौजवान, शिक्षा प्रेमी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि जहां अच्छी क्लासेस, पढ़ाई लिखाई की सुविधा, टीचर्स, प्रोफेसर्स की क्वालिटी का होना, एजुकेशन फील्ड में लगातार हो रहे बदलाव और रिसर्च के बारे में जानकारी होना जरूरी है, वहां ये सब हो रहा है। और ये समूचे बिहार का हाल है। पढ़ाई लिखाई की स्थिति कैसी है, आप जरा ये भी सुनिए। मिथिला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। छात्रों का वर्ग संचालित नहीं होता है, सेशन विलंब है। उसके बाद अभी पीजी का रिजल्ट लंबित है, स्नातक तृतीय खंड का रिजल्ट लंबित है, जिससे बिहार से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अंदाजा लगाइए कि बिहार का भविष्य कहां जा रहा है। कितना घिनौना, भद्दा और खतरनाक मजाक हो रहा है समूचे राज्य के साथ। ऐसा लग रहा है कि एक जगह से एक गैंग बिहार के समूचे विश्वविद्यालयों में एक्टिव किया जा चुका है। वही सारे टेंडर लेगा, वही सारे कॉपी किताब का ठेका लेगा। कंस्ट्रक्शन, प्रमोशन, ट्रांसफर, रिक्रूटमेंट से लेकर चौक डस्टर और पेपर वेट तक का काम उसी के जरिए हो रहा है। और कहीं कोई ना देखने वाला, ना सुनने वाला और जाहिर है ना एक्शन लेने वाला है। मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का मामला एक ऐसा मामला है जहां किसी सिटिंग वीसी के खिलाफ रेड हुई, लेकिन एक्शन क्या लिया गया? कुछ नहीं, बस वो छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आखिर राज्यपाल क्या कर रहे हैं? राजभवन सो क्यों रहा है? सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार की सरकार और राज्यपाल फागू चौहान के बीच इस तरह के घपले, घोटालों और भ्रष्टाचार के कारण एक दूरी साफ दिख रही। अभी हाल ही में राजभवन में चांसलर अवार्ड समारोह रखा गया, लेकिन इसमें ना तो बिहार के शिक्षा मंत्री गए और ना ही कोई अधिकारी और ना कोई सरकार का प्रतिनिधि। जानते हैं राजभवन के चांसलर अवार्ड में बेस्ट वीसी का अवार्ड किसे दिया गया? दरभंगा के वीसी एसपी सिंह को, जिनका कच्चा चिट्ठा अभी आप सुन रहे थे। इन सब धांधलियों से जो कोहराम मचा, उसका शोर दिल्ली पहुंचा। तो अभी 4 दिन पहले राज्यपाल फागू चौहान को पीएमओ ने बुलाया। यहां आकर उन्होंने क्या कहा, अब जरा आप ये सुनिए। आप लोगों के ऊपर सवाल उठा रहा है। जो उठा रहा होकर पूछिए, जो उठा रहा होकर पूछिए, उठा रहा होकर पूछिए, जो उठा रहा होकर पूछिए। जी, जो आदमी कर रहा है या जो किया है, आप उससे पूछिए। इनके दायरे में विश्वविद्यालय आते हैं, इनके आवाज से फोन जाने के मामले हैं,
इनके नजदीकी और निजी सलाहकार के नाम पर है, लेकिन गवर्नर साहब को कुछ पता नहीं। आप लोगों के ऊपर सवाल उठा रहा है। जो उठा रहा होके पूछिए, जो उठा रहा होके पूछिए, उठा रहा होके पूछिए, जो उठा रहा होके पूछिए। वैसे मगध यूनिवर्सिटी के वीसी राजेंद्र प्रसाद सिंह के खिलाफ एक्शन से राज्य में हड़कंप तो हुआ है। जो विजिलेंस का छापा पड़ा, उससे एक्शन नाम की कोई चीज राजभवन की तरफ से नहीं है। एक उम्मीद जगी है कि इस अंधेर गर्दी के जितने भी स्याह चेहरे हैं, उन पर सच की रोशनी पड़ेगी। हद की जो हद होती है ना, वो भी टूट रही है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी। जो पुराना मगध विश्वविद्यालय था, उसी में पटना और नालंदा के इलाके को अलग कर नया विश्वविद्यालय बनाया गया, पाटलिपुत्र। पुरानी बिल्डिंग में इसका कामकाज चल रहा है, लेकिन किताब और अलमीरा की खरीद पर 5 करोड़ की रकम खर्च कर दी गई है। इन किताबों को रखने के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में 50 लाख के किराए पर जगह ली गई है। और सुनिए, यूनिवर्सिटी में किताबों की खरीद के टेंडर निकलते हैं, लेकिन ये सारी खरीद बिना टेंडर के हुई। यह पूर्व कुलपति जीएस जायसवाल के आदेश पर हुआ था। समूची नीतीश सरकार में यह चर्चा है कि राजभवन के कारण बिहार के विश्वविद्यालयों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, राज्यपाल ने तो कह दिया है कि जिसका भी नाम आ रहा है उससे पूछो। हाल में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति पर गंभीर आरोप लगे हैं। अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति पर गंभीर आरोप लगे हैं, तो और उनके खिलाफ कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उनको सस्पेंड तक नहीं किया गया है। मगध यूनिवर्सिटी से यह प्रारंभ हुआ था। मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति पर रेड के घर पर और ऑफिस पर रेड हुआ है और उससे चर्चा शुरू हुई है। लेकिन मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति, जहाँ तक मुझे नाम याद है, राजेंद्र प्रसाद जी, उनको मेडिकल लीव पर भेज दिया गया। उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए था। उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब मुख्यमंत्री को लगता है कि उनकी छवि पर आँच आती है, तो वो डिस्टेंस अपने को दूर बनाने के लिए सारी जिम्मेदारी राजभवन पर लगाते हैं। यह सच है कि राज्यपाल सह कुलाधिपति ही नियुक्ति करते हैं, लेकिन जो चयन समिति बनती है अनुशंसा करने के लिए, उसमें मुख्यमंत्री के नुमाइंदे होते हैं सरकार के, जो तैयार करते हैं रिकमेंडेशन, और जो फाइनल अपॉइंटमेंट होता है राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा, वो मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है। तो जो नियुक्तियां हुई राजेंद्र प्रसाद जी की या सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, जो अभी मिथिला के कुलपति हैं और जिनको 3 एडिशनल यूनिवर्सिटी का चार्ज दिया गया, जिसमें पाटलिपुत्र, अरबी फारसी और आर्यभट्ट था, उसमें तो उनकी नियुक्ति में जो मुख्यमंत्री की तो सहमति थी। अब मैं आपको ये पेपर दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। ये पेपर देखिएगा, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का केमिस्ट्री का पेपर है। इसका एग्जाम शनिवार को हो रहा था। परीक्षा 10 बजे शुरू हुई और 5-7 मिनट के भीतर ही पेपर बाहर आ गया। ये सारा पेपर मेरे पास सुबह 10:30 बजे व्हाट्सएप पर आ गया था। परीक्षा देने वाले जो लड़के हैं, उनके पास मोबाइल अंदर एग्जाम हॉल में है। अब पर्ची देने, पासपोर्ट कुंजी फेंकने की जरूरत है ही नहीं। यहीं बैठे बैठे सवाल नंबर 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी ऑप्शन भेजते रहिए व्हाट्सएप पर, और वहां जो परीक्षार्थी है भरता जाएगा। जो सब्जेक्टिव सवाल हैं उन्हें टाइप करके भेजिए या फोटो खींच करके भेज दीजिए। पढ़ाई लिखाई का भले ही बंटाधार हुआ है, लेकिन परीक्षार्थी का परफॉर्मेंस शानदार होगा। बिहार के विश्वविद्यालयों में घोटाले का अब एक नया तरीका शुरू है। ये एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन और उसके आधार पर सरकार से सब्सिडी लेने का है। एक कॉलेज है, मान लीजिए उसके पास 4 कमरे हैं, उसी के आधार पर उसे एडमिशन के लिए सीट स्वीकृत की जाती है, लेकिन वो 2 गुना ज्यादा एडमिशन लेता है और उससे कहीं ज्यादा छात्रों को इम्तिहान में बिठाता है, उनको पास करवाता है। सरकार से पैसा लूटने के इस खेल में कॉलेज से लेकर वीसी, प्रो वीसी, रजिस्ट्रार, एग्जाम कंट्रोलर, फाइनेंस एडवाइजर, ये सब शामिल है। शिक्षा विभाग ने इस बारे में जांच शुरू की तो शक के दायरे में वो 10 विश्वविद्यालय आए जिन्होंने 222 डिग्री कॉलेजेस में ऐसी गड़बड़ियों में साथ दिया, साजिश में शरीक थे। जांच चल रही है, देखिए कहां तक पहुंचती है। मुजफ्फरपुर के BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ऐसे दर्जन से ज्यादा कॉलेज के नाम आए जिनके यहां जिन सब्जेक्ट्स की मान्यता नहीं थी, उनमें भी 3786 छात्रों को परीक्षा दिलाकर पास करा दिया गया। इसी तरीके से मगध विश्वविद्यालय, बोधगया,
वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, वीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, तिलक मांझी भागलपुर, मुंगेर यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, एलन मिश्रा मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में स्वीकृत थी पास कोर्स की, जो अप्रूवल था, लेकिन छात्रों का एडमिशन ऑनर्स कोर्स में ना सिर्फ ले लिया गया बल्कि एग्जाम दिला करके उन्हें पास भी करा दिया गया। ऐसी धांधली आपने देखी है। यूजीसी के मापदंडों के आधार पर अप्रूवल मिलता है, सरकार अनुमति देती है, ऐसा नहीं करने पर सजा का प्रावधान है, मगर लग ये रहा है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में कानून को किसी कमरे में बंद कर बाहर से ताला मार दिया गया और चाबी कहीं फेंक दी गई है। एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन और उसके आधार पर अनुदान की शुरुआत बिहार सरकार ने 2008 में की। रिजल्ट के आधार पर अनुदान राशि मिलती है। उस समय से एफिलिएटेड कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस जो होते हैं, उनमें एडमिशन लेने और छात्रों को पास कराने की होड़ सी लग गई। अब एक आंकड़ा सुनिए, 2009 से 2012 के बीच में 288 करोड़ 37 लाख 19 हजार एफिलिएटेड कॉलेज को अनुदान के तौर पर दिए गए, लेकिन 78 करोड़ 45 लाख रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग को नहीं दिया गया। यानी कि ये पैसे कहां गए, कहां खर्च हुए, उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। ये है धांधली। सोचिए आज यह घोटाला किस लेवल तक पहुंच गया होगा। अब आप ये समझिए कि कानून की धज्जियां उड़ती कैसे हैं। एग्जामिनेशन कंट्रोलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस एडवाइजर और वीसी जैसे महत्वपूर्ण लोग जिनका सर्वे सर्वा राज्यपाल होता है, अगर ये लोग आपके साथ साठ गांठ में हैं तो वे 2 के बदले 4 लड़कों के एडमिशन को भी हाँ कर देंगे और 4 की जगह 6 लड़कों को परीक्षा में बिठवा देंगे, उनको पास भी करवा देंगे। यानी कि एफिलिएटेड कॉलेजेस वाले खाएंगे तो ऊपर तक खिलाएंगे। सिस्टम खड़ा है। पढ़ाई लिखाई, कोर्स क्वालिटी, करियर, फ्यूचर की काहे को सोचना है, जरूरत ही नहीं। अब जिस BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का जिक्र मैं ऊपर कर रहा था, वहां के वीसी हनुमान पांडे के खिलाफ भी लगातार मामले उठते रहे। यहां एक महिला प्रोफेसर हैं जो यूनिवर्सिटी के 9 डिपार्टमेंट का चार्ज लिए हुए बैठी हैं और हैं क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर। फिजिक्स के प्रोफेसर है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड है। गजब की स्थिति है। मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी यानी कि अतिथि शिक्षक के कुछ मामले आए जिसमें लोग 2-2 जगहों से पैसा उठा रहे थे। यह बात गेस्ट फैकल्टी के मामले में शिक्षा निदेशालय की जांच में सामने आई। गेस्ट फैकल्टी के 1 मिनट के लिए आप समझ लीजिए कि किसी कॉलेज में यूजीसी के जरिए जो लेक्चरर आए, यानी कि जो कमीशन से आए, वे मान लीजिए कि 2 हैं, लेकिन छात्रों की संख्या इतनी है कि 6 टीचर्स की जरूरत है। ऐसे में 4 टीचर्स को वाइस चांसलर मेरिट लिस्ट के आधार पर सीनेट सिंडिकेट के अनुमति से नियुक्त कर सकता है। यही टीचर गेस्ट फैकल्टी कहलाते हैं। इन्हें 50,000 रुपये वेतन मिलता है। शिक्षा निदेशालय की जांच में पता चला कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में कई गेस्ट फैकल्टी ने ज्वाइन करने से पहले पुरानी नौकरी के रिलीविंग सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा किया या गलत दिया और कुछ ने तो दिए बगैर ही ज्वाइन कर लिया। उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी किया और कहा कि जो लोग 2 जगहों से वेतन उठा रहे हैं उनसे पूरे कार्यकाल की राशि वसूल की जाएगी। स्क्रीन पर आपको जो आदेश दिख रहा है ये वही है, लेकिन आज तक इस बारे में कुछ हुआ नहीं। क्या ऐसे ही ये सब चल रहा है? जून में सिविल और इलेक्ट्रिकल के जूनियर इंजीनियर की एक पोस्ट निकली, यानी कि सिविल की 1, इलेक्ट्रिकल की 1, 2। रजिस्ट्रार के लेटर हेड पर लिखा गया कि विज्ञापन छपने के 10 दिन के भीतर एप्लीकेशन दें, लेकिन शिकायत इस बात की राज्यपाल तक की गई कि दोनों पदों पर नियुक्ति हो गई मगर विज्ञापन नहीं निकला। यह बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के वीसी हनुमान पांडे के कदाचार का कालखंड चल रहा है। देखिए कब तक चलता है। जिस सवाल की तरफ मैं शुरू से इशारा कर रहा हूं वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार संगीन होता जा रहा है। सवाल ये कि जिस राज्यपाल के तहत सारे वाइस चांसलर आते हैं, विश्वविद्यालय का सारा प्रशासन और नियंत्रण आता है, वहां कोई हलचल क्यों नहीं है? पीएमओ ने बुला लिया तो उन्होंने कह दिया कि जो कह रहा है, जो कर रहा है, जिसमें शामिल है भ्रष्टाचार में, उससे पूछो। क्या इससे काम चल जाएगा? सारे विश्वविद्यालयों में अनाप शनाप तरीके से कॉपी किताब दूसरी चीजों की खरीद क्यों हो रही है? और ऐसी खरीद लखनऊ के कुछ ठेकेदारों के पास ही क्यों जा रही है? अतुल श्रीवास्तव कौन है
मिस्टर सिंह कौन हैं? ऐसे लोग जो राजभवन से जुड़े बताए जा रहे हैं, उनके फोन कॉल की जांच क्यों नहीं हो रही है? लूट का अब अगला रास्ता समझिए। पीएचडी की डिग्री के लिए एक टेस्ट होता है, पीएचडी एडमिशन टेस्ट, जिसे पैट कहते हैं। आपने टेस्ट तो दे दिया, हो सकता है क्वालिफाई भी कर रहे हो, लेकिन मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट में पास करने के लिए मेरिट लिस्ट मर्जी से तैयार होती है और इस मर्जी में माया का खेल होता है। यानी कि रिसर्च करने के लिए पैसे दीजिए और जब डिग्री देने का समय आए तो इवैल्यूएशन के लिए भी जेब गर्म कीजिए, क्योंकि पता नहीं आपकी तरह कितने हजार लोगों की थीसिस तैयार हुई पड़ी धूल फांक रही है। अगर आपको इवैल्यूएशन के लिए जाना है, डिग्री लेनी है, तो डीन सिफारिश करेंगे, एक पैनल वो अपनी तरफ से भेजेंगे, उस पैनल में से एक नाम और इवैल्यूएशन का आदेश वीसी के जरिए होता है। अगर आपने माया की मुराद पूरी कर दी तो डिग्री अवार्ड, नहीं तो थीसिस तो न जाने कितने लोगों की धूल फांकती रहती। कुलाधिपति की बात नहीं करता, वो कुलाधिपति जो पिछले वर्षों से होते हैं उनके साथ एक समझौता कर रखा है, एक कोटा सिस्टम के तहत अपने लिए 1-2 कुलपति का कोटा ले लिया है, बाकी उनको हैंडओवर कर दिया है और उसमें बड़े पैमाने पर बोली लगती है। जो पैसा देता है उसकी नियुक्ति होती है। स्वाभाविक है, जो पैसे देकर कुलपति होगा वो उगाही करता है वापस लौट के, और यही कारण है करीब करीब सभी एक दो बात छोड़ दीजिए तो सभी कुलपति भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसका सीधा असर, बुरा असर विश्वविद्यालय के प्रशासन पर पड़ता है, उस शिक्षा पर पड़ता है और शिक्षा पूरी तरह ध्वस्त है। तो ये जो स्थिति है बनी हुई है कि जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री मेरी राय में कुलाधिपति कार्यालय से प्रारंभ होती है और मुख्यमंत्री निवास तक जाती है, तो स्वाभाविक रूप से यह स्थिति उच्च शिक्षा के हित में तो नहीं है। सच कहिए उस शिक्षा को इसने ध्वस्त कर दिया बिहार में। अब मैं आपको छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय लेकर चल रहा हूं। हर विश्वविद्यालय में जैसे पटना, भागलपुर, मिथिला में अपना प्रिंटिंग प्रेस है, छात्रों की मार्कशीट हो, प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो, इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण कागजात होते हैं उनकी छपाई उसी प्रिंटिंग प्रेस में की जाती है। लेकिन जयप्रकाश विश्वविद्यालय में छपाई का यह साधन नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस उसके पास अपना नहीं है। तो कहाँ जाता है, कहाँ से होता है? इलाहाबाद। अगर विश्वविद्यालय छापे अपने यहाँ तो कागज का दाम 50 पैसे 1 रुपये खर्च बैठेगा। किसी लोकल प्रेस को दे टेंडर पर तो 2 रुपये या 4 रुपये तक एक सर्टिफिकेट का। लेकिन उसी काम का टेंडर इलाहाबाद के प्रिंटिंग प्रेस को 95 रुपये में दिया जाता है। कागज के एक टुकड़े पर 90 रुपये का मार्जिन। अब आप यह समझिए कि किस तरह की बेफिक्री और धांधली चलती है। अब मैं आपको पूर्णिया विश्वविद्यालय लेकर चलना चाहता हूं। मेले ठेले में क्या होता है, जैसे थोड़ा आप लड़खड़ा जाए तो 2-4-5 लोगों से आप टकरा जाएंगे। ठीक वैसे ही बिहार के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार का आलम है, जिधर टटोलिएगा 2-4-5 बड़े मामले आपको मिल जाएंगे। विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए की खरीद के मामले में बड़ी धांधली की आशंका है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रार से कहा है कि 3 हफ्ते के भीतर सारे सवालों का जवाब आप दें। सवाल ये कि विश्वविद्यालय में परीक्षा सामग्री जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, विजिटिंग कार्ड का जो करोड़ों का ऑर्डर दिया गया, उसका टेंडर निकाला गया क्या? अगर निकाला गया तो नियमों का पालन किया गया क्या, वगैरह वगैरह। विजिलेंस की टीम ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के घर जो छापेमारी की, उसके 2 दिन के बाद ही पूर्णिया विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति से 13 बिंदुओं पर सबूत के साथ जवाब मांग लिया। अब कहा यह जा रहा है कि इस मामले में तब के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और एग्जामिनेशन कंट्रोलर का फंसना तय है। विश्वविद्यालय के खर्च और खरीद का सारा काम रजिस्ट्रार के ऑर्डर से होता है, डिमांड एग्जामिनेशन कंट्रोलर रखता है और फाइनल अप्रूवल वीसी का होता है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी का एक और मामला मैं आपको सुनाता हूं। साहब सुनते चलिए, कांड खत्म ही नहीं होंगे, गजब की स्थिति बना दी गई। 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, यानी तब से विश्वविद्यालय चलने लगा है, अस्तित्व में आया है और राजेश कुमार सिंह पहले वाइस चांसलर बनाए गए। उनकी तरफ से विश्वविद्यालय के संचालन के लिए सभी कॉलेजों से 10-10 लाख रुपए मांगा गया, जो विश्वविद्यालय के खाते में भेजा गया। लेकिन इस राशि के खर्च के उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर लोकायुक्त ने सवाल उठाया।
यानी पैसा आया और अनाप शनाप तरीके से खर्च कर दिया गया। कितना? 1,20,00,000। बिहार के यूनिवर्सिटी में लूट का एक गैंग है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक शिकायतकर्ता ने पूर्णिया यूनिवर्सिटी के कटिहार में एक एफिलिएटेड कॉलेज है, बलरामपुर कॉलेज, उसमें 20 लाख रुपए गबन का एक जो शिकायत करता है वो करते हैं। आप समझिए कि इसको लेकर पूर्णिया यूनिवर्सिटी यानी वीसी के नेतृत्व में एक बनाई जाती है जांच समिति, बनाई जाती है, एक टीम बनाई जाती है, और ये टीम बनाई जाती है 18 जनवरी 2021 को। लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी ये टीम अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई। मामला क्या है? 20 लाख रुपए अवैध रूप से कॉलेज से, जो एफिलिएटेड कॉलेज है, उससे निकासी का मामला है। पूरे बिहार में मगध विश्वविद्यालय की लूट की चर्चा हो रही है, उससे भी एक कड़ी आगे पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया ने स्थापित की है लूट व्यवस्था में। जहां मगध में 7 रुपये की कॉपी 16 रुपये में खरीदी गई है, वहीं ही पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में 7 रुपये की कॉपी 20 रुपया 27 पैसे में खरीदी गई है। इन सभी बातों को लेकर यहाँ के एक समाज सेवी ने लोक आयुक्त में मामला दर्ज कराया था। लोक आयुक्त ने भी अपने आंतरिक आदेश में माना है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार हुई है और यहाँ जो है पैसे की लूट खसोट की गई है। पूर्व कुलपति जो पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के प्रोफेसर राजेश सिंह थे, वो विश्वविद्यालय अधिनियम से चलकर नहीं, अपने अधिनियम से चलकर विश्वविद्यालय का संचालन करते थे और विश्वविद्यालय अधिनियम को ताक पर रखकर अपने चहेते लोगों को इन लोगों ने कुल सचिव और वित्त पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया, अवैध तरीके से नियुक्त किया और उनसे वित्तीय कार्य ली और करोड़ों रुपयों की निकासी कराई उन लोगों से। इस तरह के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खासे नाराज और अब कुछ ज्यादा सख्त दिखने लगे। विजिलेंस को सक्रिय कर दिया है, छापे और सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय पर आधिकारिक नियंत्रण गवर्नर का होता है। कहा तो यह जाता है कि जितने वीसी हैं उनके खिलाफ जो बोलता है उसी पर बनाती है। राजभवन की तरफ से नियुक्त कुलपतियों और दूसरे अधिकारियों का एक छत्र राज चल रहा है बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में। फिर राज्यपाल इतने बड़े बड़े घोटालों घपलों से अछूते कैसे रह सकते? सवाल यह हो रहा है, आखिर कौन हैं बिहार के राज्यपाल फागू चौहान? 1 जनवरी 1948 को यूपी के आजमगढ़ में पैदा हुए और मऊ से ये चुनाव लड़ते रहे। 1985 में पहली बार किसान मजदूर पार्टी से विधायक बने। 1991 में जनता दल से विधायक चुने गए। 1996 और 2002 में भी वे जीते। फिर 2007 में मायावती की पार्टी बीएसपी के विधायक बने और 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। बीजेपी ने उनको जीतने के 2 साल बाद जुलाई 2019 में ही बिहार का राज्यपाल बना दिया। पिछले 2.25 साल से उनकी छत्रछाया में चल रहे बिहार के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार का सैलाब उमड़ा पड़ा है और समूचे राज्य में इन मामलों को लेकर खलबली है। इंडिया न्यूज हर धांधली की तह तक पहुंचने और गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं उन तमाम मित्रों, पत्रकारों, शुभचिंतकों और बिहार का भला चाहने वाले लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बिहार के विश्वविद्यालयों में चल रहे भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी, सबूत, दस्तावेज और वीडियोज हम तक भेजे। आपका यह साथ आगे भी आवश्यक होगा। आप यूं ही खड़े मिलेंगे, ये विश्वास है। अरसत में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। सवाल कोई नया होगा, मुद्दा कोई दूसरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।